Ignited Minds Tutorials has just released an insightful video discussing the gripping topic of Nazism and the rise of Hitler. Aimed at students of Class 9 CBSE, this history chapter provides a comprehensive understanding of one of the most influential and tragic periods of the 20th century. The video delves into the origins of Nazism, exploring key aspects such as Hitler's early life, the fascist ideology, and the socio-economic conditions that allowed the Nazi Party to gain power in Germany. By analyzing historical events and their consequences, students are provided with a deep insight into the rise of Hitler and the subsequent horrors of the Holocaust. Presented in a concise and engaging manner, this tutorial equips students with knowledge that extends beyond textbooks. It prompts critical thinking and fosters a clear understanding of the factors that facilitated Hitler's ascent to power, emphasizing the importance of vigilance against the propagation of hatred and discrimination. As students progress through the video, they gain a broader perspective on the impact of Nazism, enhancing their ability to grasp the complexities of history and their relevance in today's world. Ignited Minds Tutorials ensures that learners comprehend the significance of this dark chapter, empowering them to stand against bigotry and create a more inclusive society. With Ignited Minds Tutorials video on Nazism and the rise of Hitler, Class 9 CBSE students can acquire profound knowledge of history, encouraging them to actively contribute towards building a brighter future for humanity. ओके सो भाई साहब, ये पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग करके इसने अमेरिका का दिमाग ठनका दिया। ठीक है, अमेरिका अभी तक अलूफ थी, अमेरिका अभी तक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। हालांकि एक इनडायरेक्ट मॉरल सपोर्ट था अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस के लिए या एलाइड पावर्स के लिए, लेकिन जापान ने भाई साहब इसका पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया। तो खाली पॉकेट में मतलब अमेरिका भी अभी वॉर में आ गया। ठीक है, अमेरिका नाउ एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ जापान। War ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. अभी हिटलर सारे तरफ से भाई साहब घिर चुका था। ठीक है, इधर से ब्रिटिश आर्मीज आ रही थी, उधर से भाई साहब आपका अटैक हो रहा, तो सारे तरफ से हिटलर अभी खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके, सो दैट इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड वॉर हैपेंड एंड एंडेड एज वेल। एक मिनटम, ओके, सो ये तो वर्ल्ड वॉर की कहानी थी। ठीक है, कि कैसे अमेरिका को ड्रैग करके जापान ने अपनी आफत बुला ली। ठीक है, ओके, नाउ द क्राइम्स दैट नाज़ीज कमिटेड वे लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ये इतने बड़े पैमाने पे जो क्राइम हुआ था, और ये क्राइम क्या क्या था? ज्यूज के कम्युनिटी को पूरा पूरा वाइप ऑफ करना, क्योंकि हिटलर ने मतलब नाज़ी आर्मी ने आइडेंटिफाई किया कि सिर्फ आर्यन रेस ही एग्जिस्ट करना चाहिए, बाकी सारे रेस और कम्युनिटीज़ के लोगों को मार देना चाहिए। और इन्होंने पहले टारगेट किया ज्यूज़ को। ठीक है, ज्यूज़ को, जिप्सीज़ को, ठीक है, नीग्रोस को, ये सारे कम्युनिटीज़ के लोग इनके लिए क्या थे? दे वर बेसिकली नॉट सपोज टू लिव और ब्रीड एज ह्यूमंस। ठीक है, दे शुड बी ऑल टर्मिनेटेड। दैट्स व्हाट दे थॉट। द क्राइम्स दैट नाज़ीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाज़ी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। जैसा हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वैसा ही नाज़ी वर्ल्ड व्यू था। ठीक है, ओके, नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, कोई इक्वालिटी नहीं। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेर एट द टॉप। इनके हिसाब से सिर्फ जो प्रॉपर जर्मन आर्यन ग्रुप था वही इस दुनिया में रहना चाहिए, बाकी किसी भी रेस को सरवाइव नहीं करना चाहिए। तो पहला जो इनके लिए डिस्क्वालीफाइड होता था वो था ज्यूज। ठीक है, और इन्होंने भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाकर इन ज्यूज को पकड़ पकड़ के मारने का पूरा षड्यंत्र रचा। ठीक है, देयर वर मेनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स दैट वेर सेट अप, ऑस्विट्स वगैरह जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में। ठीक है, दीज वर कंट्रीज ऑन विच दीज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वेर सेट अप। और यहाँ पे भाई साहब दिन रात काम चलने लगा ज्यूज को पकड़ के लाने का, इनको भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालने का, इनको पॉइजनस गैस में एक्सपोज कर देने का, सो दैट दे डाई देयर एंड देन।
ठीक है. A massive attempt was made to massacre thousands of people like this. ठीक है. Okay, one branch of those classified as Aryans, they lived in North European countries and had German or related origin. Jews were located at the lowest rung. इन्होंने भाई साहब एक लिस्ट बनाई जिसमें Jews को सबसे lowest रखा. इसका मतलब पहला अटैक हम Jews पे करेंगे, धीरे धीरे हम सारे कम्युनिटीज को वाइप ऑफ करेंगे. तो along with the war that was there at the forefront or Second World War, there was a parallel attempt that was being made to terminate Jews, to terminate the non-Aryans. ठीक है. So एक parallel attempt इनका चल रहा था. They came to be regarded as anti-race, the arch enemies of the Aryans. तो मतलब Jews को उन्होंने बोला यही हमारे enemies हैं. एक्चुअली थोड़ा बहुत कैथलिक सेंटिमेंट भी है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जिन लोगों ने क्रूसीफाई किया था दे वेर मोस्टली जूस. ठीक है, मोस्टली दे वेर जूस. ठीक है, तो इसके वजह से भी एक आक्रोश है इनके ऊपर. ठीक है. कलर्ड पीपल वेर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स. ठीक है, कलर्ड पीपल मतलब निग्रोज हो गए, इनको मतलब इन तो चार्ल्स डार्विन ने भाई साहब देखो एक्सटेंसिव स्टडी की थी स्पीशीज की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ही वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट. ये तो इनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था. तो इन्होंने उस टाइम पे स्पीशीज कैसे क्रिएट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इन्होंने भाई साहब एक बुक लिखी थी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. तो इनके हिसाब से भाई साहब सारे स्पीशीज नेचुरली अपने आप को सिलेक्ट करते हैं और डेवलप होते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को भाई साहब हिटलर ने उतारा कि सारे अगर ऐसे ही होते हैं. नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट ही थॉट वाज प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. तो इनके हिसाब से क्या बोलते हैं कि नेचर किस स्पीसी को सर्वाइव, देखो इनका था प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन का एंड ही इज करेक्ट. ठीक है, कौन सी स्पीशी सर्वाइव करेगा और कौन नहीं ये नेचर सिलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर जो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्पीशी था वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि नेचर ने उसको डिसलेक्ट कर दिया. उस टाइम पे हम तो थे नहीं. ठीक है, लेकिन भाई साहब नेचर में एक ऐसी घटना घटी कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया और डायनासोर्स वे नॉट एबल टू सर्वाइव. तो नेचर डिसिलेक्टेड द स्पीशीज. कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेगी ये नेचर सिलेक्ट करती है. ठीक है, तो ये इनका कहना सही है और उन्होंने अपने बुक में एवोल्यूशन में प्रूव भी किया ये. ठीक है, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में प्रूव किया. नेवर एडवोकेटेड, लेकिन इन्होंने कभी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की. इन्होंने नेचर की इंटरवेंशन की बात की है. नेचर इस चीज को करेक्ट करता है लेकिन कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की बात नहीं की. लेकिन हिटलर ने इसको ह्यूमन इंटरवेंशन में उतारा. ठीक है, तभी पूरे वर्ल्ड में एक क्लैश चल रहा था क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी में चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत बड़ा आंदोलन ला दिया था. उन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया था. इनफैक्ट 21-22 साल की उम्र में भाई साहब आप सोचते हैं आपके मन में लड्डू फूटते हैं कौन सी लड़की पटाए या कौन से लड़के को पटाए. लेकिन उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन जैसे इंसान 23 साल की उम्र में भाई साहब ही वेंट आउट फॉर अ वॉयज and actually not a voyage, he went to Galapagos Island to do a extensive research on the evolution of species. उनके हिसाब से ये स्पीशीज कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, what are the genetic factors, what are the changes that are happening. इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च करने के लिए he went to Galapagos Islands और वहाँ पे उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया और मुद्दे की बात ये निकली कि सारे जितने भी आपके स्पीशीज हैं उन्होंने जितनी भी स्पीशीज की स्टडी की उसमें ये इनहेरेंटली निकला कि नेचर सिलेक्ट करता है किस स्पीशी को उसको रखना है और किसको नहीं. लेकिन हिटलर ने इसको उल्टा बनाया. हिटलर ने बोला कि नहीं हम सिलेक्ट करेंगे किस ह्यूमन स्पीशी को रखना है किसको नहीं. ठीक है, एंड वी विल वाइप ऑफ whosoever falls in the lowest strata of our list and Jews belong to the lowest strata as per their list. ठीक है, ओके. तो इन्होंने आर्यन रेस को प्रोपोगेट किया. आर्यन मतलब वेल बिल्ड, टॉल, फेयर, हैंडसम, जिसका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो, ब्लू आइड हो. ठीक है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्शन को इन्होंने फेवर किया. ठीक है, सो हिज आइडियाज वेर यूज्ड बाय रेशिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल्स. ठीक है, सो नाजी आर्ग्यूमेंट क्या था, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश. जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली और मेंटली सिर्फ वही सर्वाइव करने चाहिए, बाकी जितने भी वीकर रेसेस हैं अमंगस्ट ह्यूमंस दे शुड बी वाइप्ड ऑफ. ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब इनके हिसाब से जो नॉर्मैटिक आर्यंस थे, आर्यन रेस. ठीक है, ब्लू आइड पीपल, फेयर स्किन पीपल, टॉल वेल बिल्ड पीपल. ठीक है, यही सिर्फ सर्वाइव करने चाहिए ह्यूमन रेस में, बाकी सबको मार देना चाहिए. ठीक है, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश. पेरिश मतलब इनको जीने का हक ही नहीं है, तो लेट्स टर्मिनेट देम. ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेड.
इनफैक्ट आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। पैरेलली एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलने लगा इन्होंने अगर किसी आर्यन या जर्मन ने किसी नॉन जर्मन या किसी ज्यू से शादी कर ली तो उसको भाई साहब जर्मनी से निकाल दिया जाएगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होगा, ही विल बी रिगार्डेड एज बैड एज अ ज्यू। ऐसा रूल्स निकाल दिया हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने, ठीक है। सो लोगों का मतलब ज्यूज को इस तरह से इन लोगों ने निकाला। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, प्योरिटी मतलब जर्मन ही जर्मन से शादी करेगा, आर्यन ही आर्यन से शादी करेगा, ठीक है, नथिंग एल्स। प्योरिटी बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। सो इस तरह से एक अजीब सा कार्यक्रम हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने चलाया, जिसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आर्यन रेस ही प्रिजर्व होगा, बाकी सारे रेस का खात्मा कर देंगे हम, स्टार्टिंग विद ज्यूज, ठीक है। ओके, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबेंसराउम, ठीक है। लिविंग स्पेस क्लेम्ड एज वंस राउटफुल डोमेन। अभी देखो जैसे ये जर्मनी है, ठीक है, यहाँ पे इटली है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, ईस्ट रशिया, ये सारे कंट्रीज हैं। धीरे धीरे हिटलर का क्या इंटेंशन था, इन सारे राज्यों से जितने भी ज्यूज हैं या नॉन आर्यंस हैं या जितने भी आपके नीग्रोज हैं, जिप्सीज हैं, इनको पकड़ के लेकर आओ और इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनको मार डालो। तो हिटलर ना सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसको सक्सेसफुल बनाया गया है, क्योंकि हिटलर ने सिर्फ जर्मनी के ज्यूज को नहीं मारा था, हिटलर ने इन सारे कंट्रीज के ज्यूज को उठा के मारा था। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ के कंट्री के लोगों ने भी इस टर्मिनेशन में सपोर्ट किया ना। हम जनरली हिस्ट्री में बोलते हैं हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ही मतलब इस सारे तांडव का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता था तो उनके घर से ज्यूज को कौन उठा के लेके जाएगा, ठीक है। सो दे ऑल्सो सपोर्टेड दिस आइडिया, इनहेरेंटली ओपनली नहीं लेकिन सपोर्ट किया इस आइडिया को। सो वॉट एवर कंट्रीज हिटलर वॉज एक्चुअली कॉन्करिंग और द नाजी पार्टी वॉज एक्चुअली कॉन्करिंग, दे वर ब्रिंगिंग ऑल दीज पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज and making them to die in these concentration camps. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. He believed that new territories had to be acquired for settlement, ठीक है. This would enhance the area of the mother country. तो इससे भाई साहब आपका मदर कंट्री जो जर्मनी है उसका भाई साहब एरिया भी बढ़ेगा, उसका इनकम भी बढ़ेगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट, ठीक है. Enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with the place of their origin. तो आपके जितने भी सेटलर्स थे, जो लोग अलग अलग लैंड में पहुंच चुके थे, उनको फिर से अपने ओरिजिनल कंट्री से सम्मोहित होने का अवसर मिले। एक्चुअली में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की बहुत सारी जो लैंड प्रॉपर्टी थी वो चली गई थी। तो हिटलर बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो थे जो लोग वो फिर से जर्मनी के साथ यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। दे विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ जर्मनी विच वाज द मदर कंट्री। इट वुड ऑल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मनी नेशन। तो ये जो एग्रेसिव अप्रोच था हिटलर का इन ऑर्डर टू कॉन्कर मोर एंड मोर एंड अलाइन ऑल दीज कंट्रीज अलॉन्ग विद जर्मनी, दिस हैड इट्स मतलब इसका लॉजिक यही था कि जितने भी लोग पहले के थे जो जर्मनी से रिलोकेट हो गए थे, मतलब ये जर्मनी की बाउंड्रीज जर्मनी थी पहले, लेकिन इन सारे लोगों ने जर्मनी के इतने पार्ट्स ले लिए थे, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो हिटलर ने बोला पहले तो अपना जो था उसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमारे कंट्री से जा चुके हैं, बेदखल हो चुके हैं, तो लेट्स यूनाइट देम विद जर्मनी वंस अगेन, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। आज हम बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं बिकॉज हमारे मटेरियल रिसोर्सेज जा चुके हैं, तो लेट्स कलेक्ट देम अगेन एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन, और हमारा नेशन पावरफुली इमर्ज हो, ठीक है, ओके। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स। तो ईस्टवर्ड्स चलो भाई साहब और ज्यादा टेरिटरीज। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं भाई साहब, पोलैंड को इन्होंने पहले अटैक किया, अटैक करने के बाद पोलैंड में ही बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बहुत बड़े बड़े एरिया लेकर बनते थे, जैसे समझ लो कामोटे, कलम्बोली और पनवेल, इतने बड़े एरिया को लेकर एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनता है। इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भाई साहब चारों तरफ से इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग होती है, ऊपर भाई साहब ऐसे टावर्स होते हैं जहाँ पे हमेशा मतलब मिलिट्री वाले एम्प्लॉयड रहते हैं, और इस टावर्स में से हमेशा लाइट जलता रहता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग रहता है, तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट बी एबल टू गो आउट, ठीक है। इफ़ एनीबडी ट्राइज दे विल शूट, और ये कभी भी अंधाधुंध गोली चलाते थे, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किसी को मारना पूरा जायज़ था। यू डोंट नीड एनी ट्रायल,
यू डोंट नीड एनी जस्टिफिकेशन टू डू सो। अगर किसी नाजी आर्मी के किसी गार्ड ने गोली चला दी किसी को और मार डाला किसी भी जू को, इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। इन्हीं के बीच में बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे जहाँ पे औरतों को, बूढ़ों को और बच्चों को गैस चेम्बर्स में झोंक दिया जाता था, विद इन मिनट्स दे वर डेड। तो ऐसे ऐसे कैंप्स थे जहाँ पे रोज तकरीबन 10,000 जूस को मारा जाता था, 10,000 ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। दैट वाज अ ह्यूज डेथ कैंप दैट वाज रनिंग, ठीक है। ये मौत का तांडव चलता रहा और पोलैंड को उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का एक लेबोरेटरी बनाया, एक्सपेरिमेंटेशन टू वाइप ऑफ अ कम्युनिटी, एक्सपेरिमेंटेशन टू रेस्टोर द प्योर आर्यन रेस एज पर हिज लॉजिक, ठीक है। उन्होंने भाई साहब एक लैब बना दिया पोलैंड में, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट। Establishment of the racial state, Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community. तो वर्ल्ड वॉर तो एक तरफ चल ही रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक पावरफुलनेस गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज हासिल करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा तांडव चल रहा है टू बेसिकली वाइप ऑफ एनी अदर रेस और कम्युनिटी, टू वाइप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू एनी अदर रेस और कम्युनिटी एंड लेट ओनली द ब्लू आइड आर्यंस सर्वाइव, ठीक है। और प्योर जर्मन फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक वर्ड आता है भाई साहब, अनडिजायरेबल। तुमको जीने का हक ही नहीं है अगर तुम आर्यन नहीं हो तो। अगर इफ यू आर नॉट अ नॉर्मैडिक आर्यन यू हैव नो राइट्स टू लिव एज पर हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी, इसीलिए इसको अनडिजायरेबल बोला जा रहा है। इन द एक्सटेंडेड एम्पायर नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। अच्छा, इनमें भी ना बहुत सारी चीजें थी, जैसे अगर कोई नॉर्डिक आर्यन है लेकिन वो बीमार है, कोई जेनेटिक डिजीज है, तो भी उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर समझ लो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई जनरल है, अभी उस जनरल का जो बेटा है वो किसी जेनेटिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, अगर नाजी आर्मी को ये पता चल जाता है तो उस बेटे को उठाकर लेकर जाएंगे, उसको मार देंगे। तो ओनली प्योर एंड हेल्दी, सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही सर्वाइव करेंगे। मतलब अगर इन नॉर्डिक आर्यंस के ग्रुप में भी कोई अनहेल्दी पर्सन ड्यू टू सम जेनेटिक डिजीज आ जाता है उसको भी मार दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज द एंटायर प्रोसेस। ओनली दे वेर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वेर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। मतलब तुम क्यों हो ऐसा, है ना, वाई आर यू स्टिल सर्वाइविंग, वाई आर यू स्टिल वॉकिंग द अर्थ, यू शुड बी लॉन्ग डेड, ऐसा वैसा मेंटालिटी था उनका, ठीक है। सो अभी हम चाहे हंस लें, क्या अभी हमारे लिए शायद मजाक लगे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत पावरफुली ये चल रहा था। और अकेला हिटलर या नाजी पार्टी इस सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले सकता, दूसरे कंट्रीज ने भी इनको इनहेरेंटली सपोर्ट किया है, वरना इतना बड़ा मौत का तांडव एक कंट्री नहीं कर सकता। 6 मिलियन जूस को सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया, मतलब वॉरफेयर में भी नहीं। आप सोचिए 6 मिलियन जूस को पूरे वर्ल्ड से जब ये इकट्ठा कर रहा था तो भाई साहब क्या ये लोग क्या कर रहे थे, तब तमाशा ही देख रहे थे ना। दे वर ऑल बीइंग अ विटनेस टू दिस एंटायर ड्रामा दैट वाज देयर। तो सबके सब शामिल है इस क्राइम में, ठीक है। भले ही हम आज की तारीख में अपना पल्ला झाड़ ले कि भाई साहब हिटलर ने ऐसा किया और उसका नाजी पार्टी ने ऐसा किया, और कंट्रीज़ अपना पल्ला झाड़ते भी हैं, लेकिन सारी कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल थी। हिटलर कैसे इतने बड़े तादाद में इतने लोगों को उठाकर लाकर 6 मिलियन जूस को कैसे ही वो मरवा सकता है, ठीक है, अनडिजायरेबल। तो इसके साथ साथ पैरेलली ये चल रहा था। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑब्वियसली हिटलर वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज पैरेलली गोइंग ऑन एज वेल, ठीक है। तो एक पैरेलल इवेंट चल रहा था टू टर्मिनेट एनी कम्युनिटी अदर देन द आर्यन कम्युनिटी, ओनली द आर्यंस शुड सर्वाइव, ठीक है। Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. यहाँ तक कि ऐसे जर्मन्स जो नॉन आर्यंस हैं, जो आर्यंस नहीं हैं, ठीक है, उनको भी भाई साहब जीने का हक नहीं है, ठीक है। जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, इम्प्योर मतलब हो सकता है भाई साहब कि कोई पेरेंट में समझ लो डैड जर्मन है, आर्यन है, और जो मॉम है वो ज्यूज हैं, तो इनके जो बच्चे हुए इनको इम्प्योर देखा जाएगा, दे शुड ऑल्सो बी किल्ड, ठीक है। सो इस तरह के इम्प्योर या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब कोई फिजिकल डिफेक्ट है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिजीज है, तो ये सब एबनॉर्मल करार दिए जाएंगे और इनको भी जीने का हक नहीं है, दे शुड ऑल बी टर्मिनेटेड, ठीक है। सो दैट वाज द फेरोशियस पॉलिसी। जूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। सो सिर्फ जूज को ही टारगेट नहीं किया, दूसरे बहुत सारे कम्युनिटीज थे, मेनी जिप्सीज, जिप्सीज मतलब समझते हो बंजारे,
या आप जब क्या कहते हैं खांडेश्वर स्टेशन के उधर जाओगे तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे झुगड़ी झुपट्टियों में रहते हैं, ठीक है, तो हाँ ग्राउंड पे रहते हैं। तो ये सब बंजारे लोग हैं, इनका कोई परमानेंट जगह नहीं है रहने का, ठीक है। सो इनको जिप्सीज बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी दे शुड ऑल्सो बी किल्ड। इनफैक्ट बहुत अभी देखो जैसे 1939 से 1945 के बीच में साइंटिस्ट लोगों पे बहुत प्रेशर था, सबको एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, सबको वैसा प्रॉपर वैक्सीनेशन लॉन्च करने, ये सब साइंटिस्ट लोगों पे बहुत प्रेशर था। बहुत प्रेशर मतलब सबके सब बंदूक की नोक पे थे, वैसा तुमको ये करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपके साइंटिफिक कम्युनिटी पे प्रेशर बढ़ता है, और ये अनवांटेड प्रेशर था, तो इनका प्रेशर किस पे था भाई साहब? एक्सपेरिमेंटेशंस पे। अभी एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने कोई दवाई निकाली तो उसके बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। पहले एनिमल ट्रायल्स होंगे, ठीक है, फिर आपके मैमल्स के ट्रायल्स होंगे, फिर जाकर वो ह्यूमन ट्रायल्स होगा, और इसका एक अलग अलग पीरियड होगा, इसका ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद वो दवाई लॉन्च होगी। आप डायरेक्टली किसी मेडिसिन को लॉन्च करेंगे तो उसके पहले ये ट्रायल से उसको गुजरने पड़ते हैं। लास्ट स्टेज होता है आपका ह्यूमन ट्रायल्स का स्टेज, ठीक है। ये ह्यूमन, जैसे आपका देखो, जैसे आपका ये कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन आया, इसको इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि ट्रायल्स में इतना टाइम लगता है। किसी भी वैक्सीन को अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं, इट विल बी एक्सपोज टू सो मेनी ट्रायल्स, इट हैज़ टू गो थ्रू सो मेनी ट्रायल्स, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे नाजी पार्टी ने बोला भाई साहब ये ह्यूमन ट्रायल के लिए इनको यूज़ करो ना, किसकी अप्रूवल की ज़रूरत है, वैसे भी हम इनको मार देंगे, इनको ट्रायल्स करवाओ भाई साहब, ठीक है। तो इनको वैक्सीन, ये मरे बचे, इससे कुछ मतलब वो नहीं, इन पे इंजेक्शंस लगाए जाते थे, इन पे मेडिसिन ट्राई किए जाते थे, इन ये मरे या जिंदा रहें इससे हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो लेट्स एक्सपोज देम। तो ये जो गंदी सी हरकत है, मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि किसी मेडिसिन को किसी बॉडी के अंदर डालेंगे तो भाई उसका क्या रिएक्शन होगा, हाउ विल द बॉडी क्रिएट इट्स एंटीबॉडीज़ और विल द पर्सन डाई और लिव। बहुत बहुत क्राइसिस वाला सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ऐसे जिप्सीज को पकड़ के इनको ट्रायल्स किए जाते थे, ठीक है। जेल्स में, ऑब्जर्वेटरीज में, लैब्स में इनको रखे जाते थे और उन पर ज़बरदस्ती के ट्रायल्स किए जाते थे सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। एंड ब्लैक्स लिविंग इन द नाजी जर्मनी वेर कंसिडर्ड एज रेशियल इंफीरियर्स। तो ज्यूज के बाद इन्होंने भाई साहब ब्लैक्स और भाई साहब जितने भी जिप्सीज थे उनको अटैक करना चालू किया उन्होंने, ठीक है, ओके। हु थ्रेटेंड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस। इनके हिसाब से भाई साहब, नाजी पार्टी के हिसाब से ये एक थ्रेटन था, सुपीरियर आयरन रेस के ऊपर भाई साहब इनका एक थ्रेटनिंग था, सो दे शुड बी टर्मिनेटेड, ठीक है, ओके। रशियंस एंड पोल्स वे कंसिडर्ड एज सब ह्यूमन। जो रशियंस थे और पोल्स, पोलिश पीपल मतलब पोलैंड के लोग, इनको भी सब ह्यूमन माना जाता था, ठीक है। जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस एंड वेर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो पोलैंड में और रशिया में जिस पार्ट को जर्मनी ने एक्वायर किया, वहां से इन लोगों ने भाई साहब इनको क्या कर दिया, फोर्स्ड स्लेव लेबर में एक्सपोज किया। दे वे बेसिकली इनटू फोर्स्ड स्लेव लेबर, ओके। Hated against Jews. Jews remained the worst sufferers in Nazi Germany. ठीक है, many of them died simply through hard work and starvation. ठीक है, जब रशियन आर्मी और जब ब्रिटिश की आर्मी जर्मनी पहुंची और इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बाजू में पहुंची, तो दे वर एस्टॉनिश, मतलब वो थेमे से रह गए, क्योंकि इतना ब्रूटल किसी ने देखा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे लोग थे इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जिनको कम से कम 1 महीने से खाना ही नहीं मिला है। सो अंडरस्टैंड, देयर बोन्स ऑन द बॉडीज कुड बी काउंटेड, और एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ कोल्ड में है ये, मतलब कभी भी गिर जाएंगे और मर जाएंगे, ऐसा हालत है। गोली से तो बाद में मरेंगे, खुद ही मर जाएंगे ये, ठीक है। ऐसे मतलब जब जिस तरह से ये धीरे धीरे जितनी भी आर्मीज थी, when they started reaching these concentration camps, they were astonished to see the plight of people out there. ये क्या है भाई साहब, हमने कभी देखा ही नहीं है इस तरीके का। इन्होंने इतने सारे मौतें देखी हैं, इन्होंने सारी मौतों को भाई साहब वॉर फ्रंट में देखा है। लोग मर रहे हैं, ठीक है, गोली खा के मर रहे हैं, कोई टैंक से उड़ाए, कोई बॉम्ब से उड़ाए, लेकिन ये कुछ और ही तांडव था, ठीक है। देन द एंटायर, अभी तक किसी को मालूम भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे भाई साहब एक कम्युनिटी का एक्सटर्मिनेशन चल रहा है, ठीक है। जब ये मालूम चला तो बहुत भयानक रूप आया सामने, ठीक है। जब ये आर्मीज, बेसिकली रशियन आर्मीज और ये सब आर्मीज जब यहाँ पे जाने लगे और जब ये पहुँचने लगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जर्मनी में, दे वर एब्सोल्युटली एस्टॉनिश्ड टू सी द प्लाइट ऑफ पीपल आउट हियर। पीपल वे स्टार्व्ड फॉर अ मंथ
लॉन्ग विथ नो फूड एट ऑल, ठीक है, नो ब्लैंकेट, सिवियर कोल्ड, आधे तो ठंडी से मर गए हैं भाई साहब, आधे भूख से मर गए हैं, कुछ लोगों को गोली मार दी गई है, उसी पे भाई साहब मतलब मरे पड़े हुए लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसे में हैं लोग, ठीक है। इट वॉज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वॉज देयर, ठीक है। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज, ठीक है, आप देखिए भाई साहब क्या हालत है, दिस इज बेसिकली अ पर्सन, यू कैन काउंट द बोन्स ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। इस तरह से भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे, इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भुखमरी और डिजीज एवरीथिंग वाज देयर। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूसुरियस। तो जैसे भाई साहब आपको बताया कि ज्यूज को जनरली हम मतलब कैथलिक कम्युनिटी ऐसे ही देखती है कि जब जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था तो द पीपल हु वर इन्वॉल्व विद ज्यूज, ठीक है, एंड दैट्स द रीजन द कैथलिक कम्युनिटी एट टाइम्स हैज अ वेरी फेरोशियस एटीट्यूड टुवर्ड्स ज्यूज। दूसरा भाई साहब जलन है थोड़ा सा, क्योंकि ज्यू की जो कम्युनिटी है वो बहुत बिजनेस वाली कम्युनिटी है। एक्चुअली ज्यूज द रीज़न वाई दे आर सक्सेसफुल इन बिजनेस इज बिकॉज उनका एक बहुत क्लियर फंडा है कि अगर उन्होंने कोई बिजनेस लिया, समझ लीजिए किसी ने स्टार्टअप डाला या कोई बिजनेस डाला और वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो अपने दूसरे कम्युनिटी के लोग को भी इन्वाइट करते हैं, अरे देख भाई साहब ये वाला सक्सेसफुल हो रहा है, तो सारी कम्युनिटी भाई साहब उसमें लग जाती है। दैट इज़ देयर ओरिजिन। और वो बहुत ठंडे इंसान है, मतलब दे नेवर, अगर आपने उसको थप्पड़ भी मार दिया तो दे विल नॉट रिकर्पेट। इनफैक्ट अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आपको बेकार खाना मिलता है तो आप जनरली वेटर पे चिल्लाते हैं, लेकिन ज्यूज कम्युनिटी ये नहीं करेगी, ठीक है। उनको अगर खाना ख़राब लगेगा तो ये एक फॉक लेंगे और एक छुरी लेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करके रख के चले आएंगे, विच मीन्स दैट वी डिडंट लाइक योर फूड, वी विल नॉट वॉइस इट आउट, वी विल नॉट स्कोल्ड एनीवन, बट इट मीन्स दैट द फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिटी है, दे आर वेरी मतलब शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन इनको इसीलिए घसीट घसीट के मारा गया, ठीक है। सो दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट। ज्यूज वे बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड, तो हिटलर के टाइम पे, नाजी पार्टी के टाइम पे इनके सारे प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर लिए गए, सारी प्रॉपर्टीज ले ली गई और इनको भाई साहब लैंड ओनर से बर्खास्त कर दिया गया, यू कैन नॉट ओ एनी लैंड एज अ ज्यू, ठीक है। दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग। अभी भाई साहब ये कैसा भी करके छोटा छोटा बिजनेस करने लगे, मनी लेंडिंग करने लगे, ठीक है। जूज वेर मेनली मनी लेंडर्स और इसलिए भी इनका गुस्सा था, ठीक है। बाजार में जितना भी पैसा था वो सारे जूज के पैसे थे, मतलब लोगों को अगर बिजनेस करना रहेगा, कोई धंधा करने लगा, उधारी लेनी रहेगी, सब जूज के पास ही जाते थे, ठीक है। इसीलिए इनके ऊपर और ज्यादा गुस्सा था, ठीक है। एंड मनी लेंडिंग, दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड घेटोस। तो आप देखो ऐसे औरतों को, बच्चों को, सबको ऐसे घेटोज में रखा जाता था। दीज आर बेसिकली पीपल फ्रॉम द एसएस आर्मी, ठीक है। इस तरह से बड़े बड़े दीवार होते थे और इनको भाई साहब इसमें रखा जाता था, मतलब रास्ते के दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े ऊंचे दीवार होते थे। सो यही अभी आपका घर है, आपको घर से निकाल दिया जाएगा और इस घेटो में रखा जाएगा, ठीक है। दीज वेयर फेंस्ड वायर्स, ये आपके भाई साहब कैंप्स हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल फेंसिंग है, मतलब आप भाग भी नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस, इसको गेटोस बोला जाता था, ठीक है। दे वेर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। तो इनको भाई साहब बार बार मारा जाता था, गोली मार दी जाती थी, एवरीबडी वाज जस्ट, मतलब पूरा एसएस आर्मी इनके अगेंस्ट था। हिटलर्स हेटेड ऑफ जूज वाज बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थियोरीज ऑफ रेस। इन्होंने अपने मनगढ़ंत कुछ साइंटिफिक थियोरीज ऑफ रेस बोले थे, जिसके हिसाब से ओनली नॉर्मैटिक आर्यंस शुड बी प्रिजर्व्ड, ऑल द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज एंड इंक्लूसिव ऑफ द जूइश कम्युनिटी विच वाज द लीस्ट अमंग्स ऑल। सारे रैंकिंग्स में इन्होंने लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में ज्यूइश कम्युनिटी को सबसे बॉटम पे रखा था, इसलिए बोला कि इसको पहले वाइप ऑफ करना है, ठीक है। दे शुड बी किल्ड फर्स्ट, ठीक है। विच हेल्ड दैट कॉन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द ज्यूइश प्रॉब्लम। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम था मिसेस इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी, ठीक है। तो इनको इनके बॉडीगार्ड्स ने ही मार दिया था, ठीक है, और इनके बॉडीगार्ड्स पंजाबी थे। तो वन फाइन डे व्हेन शी वाज नॉट वेयरिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट, तो दीज बॉडीगार्ड, एक्चुअली में बहुत दिनों से चला आ रहा है ये। हुआ क्या था कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है और गोल्डन टेम्पल में आतंकवादियों ने उसको घेर रखा था। बिंदरवाले बेसिकली एक आतंकवादी थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को कब्जा करके रखा था 3-4 महीनों से, ठीक है। और गोल्डन टेम्पल को कब्जा करके रखना, इनको चाहे सप्लीमेंट चाहिए,
तो दे दीजिए भाई साहब। ठीक है, गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में मतलब पंजाबियों का मेन सेंटर है वो, तो गोल्डन टेम्पल को इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था। भिंडरवाले वाज बेसिकली अ टेररिस्ट। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हिसाब से आर्मी उतारी गई और ये जितने भी लोग यहाँ पे थे सबको मार दिया गया। मतलब जितने भी टेररिस्ट लोगों ने ऑक्यूपाई करके रखा था, अब टेररिस्ट को मारने जाएंगे तो कुछ और भी लोग मरेंगे। तो पंजाबियों का एक आक्रोश आ गया कि भाई हमारे तीर्थ स्थान में इतना खून खराबा हो गया, लेकिन और कोई तरीका नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये जो भिंडर वाले थे और इनके जितने भी टेररिस्ट लोग थे, इन्होंने वैसा वो गोनी होती है ना, गोनी वगैरह ऐसे रखते हैं ना पुलिस लोग, ऐसा गोनी लगा के रखा था और इनके लोग सब ऐसे बंदूक तान के खड़े हुए थे। तो मतलब किसी टेररिस्ट का इस तरह से एक मंदिर पे इतना ज़्यादा ऑक्यूपेशन, तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया और इसके तहत मिलिट्री उतारी गई, आर्मी उतरी और इन सब टेररिस्ट को मार डाला गया। सम सिविलियंस वेर ऑल्सो किल्ड। अभी भाई साहब जब गोलियाँ चलती हैं तो किसी पे भी बरस सकती हैं, तो इसीलिए एक पंजाबी कम्युनिटी पे एक आक्रोश आ गया कि भाई हमारे इस तीर्थ स्थान पर यह खून खराबा क्यों। ठीक है, तो शायद इसी के चलते उनके बॉडीगार्ड जो पंजाबी थे उन्होंने उनको मार दिया। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा ही शायद हुआ था। लेकिन इसका जो उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों ने ये बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को पंजाबियों ने मार दिया है, तो लेट्स किल ऑल पंजाबीज। और दिल्ली में तभी एक बहुत बड़ा राइट हुआ, दिल्ली और दिल्ली के आजू बाजू में। वहाँ पे पंजाबियों को घर से निकाल के जलाया गया, मारा गया। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इतना दहशत फैला, ठीक है, पंजाबियों के अगेंस्ट। पंजाबी लोग भी काफ़ी शांतिप्रिय लोग थे, लेकिन इनको निकाल के इनको मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था, जिंदा जलाया जा रहा था रस्तों में। बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, इंदिरा गांधी के देहांत के मतलब ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक ये तांडव चला, इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कोई भी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जब तांडव चला उसके बाद पंजाबी कम्युनिटी को वाइप ऑफ करने का, तो इसीलिए बहुत सारे पंजाबी कम्युनिटी ने के लोग, आप सुनेंगे मोना पंजाबी। मोना पंजाबी मतलब समझते हैं, जिन्होंने अपना टर्बन त्याग दिया हो। ठीक है, जैसे पंजाबी लोग टर्बन पहनते हैं, उस टाइम पे अपना कोई इनको आइडेंटिफाई करके इनको मार ना दे, इसलिए इन्होंने अपने केश को त्याग दिया। मतलब they cut off their hair and they were not wearing turbans anymore so that they cannot be recognized. They will be recognized as normal Hindus or from other community but not as Punjabi community. अपने आप को बचाने के लिए ये किया था उन्होंने। तो इस टाइम पे एक कम्युनिटी इवॉल्व हुई थी, मोना पंजाबी बोलते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर कोई जूइश है जो अपने आप को कन्वर्ट कर ले आर्यन में, अपने आप को जूइश ना माने, तो क्या वो बच जाएगा? तो हिटलर ने वो रास्ता भी क्लोज करके रखा था। नहीं, अगर तुम जूइश हो तो तुमको मरना ही है, यू कैन नॉट कन्वर्ट योर सेल्फ। जैसे यहाँ पे पंजाबियों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, दे सेक्रीफाइस देयर टर्बन और वॉट एवर दे यूज टू वेयर जस्ट टू ऑब्वियसली भाई साहब जान पे आ गई तो पहले लोग अपनी जान ही बचाएंगे ना। ठीक है, सो इसीलिए ये कन्वर्जन तभी बहुत लोगों ने अपनाया और इनको मोना पंजाबी बोलते हैं। तो मतलब जो सिख थे लेकिन अभी सिख नहीं रहे। ठीक है, ये उस टाइम पे हुआ था। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो जूइश प्रॉब्लम है, इसका एक सोल्यूशन शायद ये निकल सकता था कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो जूइश धर्म को त्याग करें और आर्यन रेस में आ जाएं या जर्मन बन जाएं या कैथलिक बन जाएं, क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे? तो हिटलर ने वो रास्ता भी बंद रखा था। ठीक है, विच हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, योर डेथ इज द ओनली सोल्यूशन। दैट वाज व्हाट हिटलर एंड द नाजी पार्टी प्रोपोगेटेड। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ, कैसे बंद रखा था? मतलब कन्वर्ट होने के लिए तुमको जाना पड़ेगा ना चर्च में, और चर्च में हिटलर का ही सब कुछ है व्यवस्था। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर सेल्फ यू हैव टू गो इनटू अ चर्च एंड गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड, और फिर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आज की तारीख में मैं एक क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ तो आई कैन गेट माई सेल्फ कन्वर्टेड, बट आई हैव टू वॉक अप टू अ चर्च। उन लोग मेरा नामकरण करेंगे, एक री-क्रिश्चनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद आई विल बी सर्टिफाइड एज समबडी एल्स, मतलब मेरा नाम कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस ही बंद हो गया ना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम करने ही नहीं देंगे। दैट वाज व्हाट इट सेड कि आपका कन्वर्जन इज नॉट अ सोल्यूशन, योर डेथ इज द ओनली सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके,
1933 to 1938 नाजीज टेरराइज, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द जूस। तो भाई साहब टेरराइज किया इनको, पॉपुलराइज किया मतलब एकदम पूरा इनके सारे प्रॉपर्टी ले लिए, सब कुछ खत्म कर दिया इनका, ठीक है, रास्ते पे ला दिया इनको। एंड सेग्रीगेटेड द जूस, इनको सेग्रीगेट किया, गेटोज में डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, इनको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, ठीक है। स्कूल, हाँ जी, इसकी हंसी से मुझे सबसे घबराहट होती है भाई साहब। ओके, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, दे वर कंपेल्ड टू लीव द कंट्री, ठीक है। 1939 से 1945 तक ये तांडव चला, एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज। तो इनको कॉन्सेंट्रेट करके भाई साहब लाओ, मतलब ऐसा इनको पूरा ऐसे घेर लो और एक जगह पे लाओ और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनको खत्म कर दो, ठीक है। दैट वाज द एंटायर थिंग दैट वाज हैपनिंग। किलिंग देम इन गैस चेंबर्स इन पोलैंड, पोलैंड में बहुत सारे भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए गए और इन कैंप्स में लगभग औसताना रोज 10 से 15,000 लोगों को मारा जाता था, ठीक है। ये लाशों के ढेर होते थे और इनको ऐसे ही जमीन में फेंक दो, ठीक है। सो दैट वाज देयर। अगर आप देखोगे दिस इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन चेंबर, देखो ये एक कॉन्सेंट्रेशन चेंबर है, यहाँ पे ऐसे गैस के आउटलेट्स होते थे, इनमें वैसा भर दिया जाता था 100-150 लोगों को और यहाँ से गैस, पॉइजनस गैस छोड़ दिया जाता था, ठीक है। सो दीज वेर बेसिकली पीपल हु वेर किल्ड, ये सब, ठीक है। So that's how the brutality was. The racial utopia. Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideal. ठीक है, तो वॉर तो ऊपर ही ऊपर तरफ चल रहा था, वॉर कोई नया चीज नहीं था लोगों के लिए, ठीक है। इसके पहले भी बहुत सारे वॉर्स हुए थे, डायनेस्टीज में हुआ था, किंगडम्स में हुए थे, अभी भाई साहब नेशंस में हो रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन वॉर के साथ जो ये तांडव चल रहा था, इससे पूरी दुनिया वाकिफ नहीं थी, ठीक है। अंदर ही अंदर जो इतना बड़ा मौत का एक तांडव चल रहा था रोज बड़े पैमाने पे, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। सो जीनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीनोसाइड मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जीन को खत्म कर देना, एक पूरे समुदाय को खत्म कर देना, एक पूरे कम्युनिटी को खत्म कर देना, ठीक है। सो दिस वाज रनिंग इन पैरेलल विद द वॉर, ठीक है। 1939 से 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर चला वो तो चला ही चला, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा तांडव चल रहा था एक पूरे कम्युनिटी को खत्म कर देने का, ठीक है। सो जीनोसाइड एंड वॉर वेर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, पैरेलल चल रहे थे दोनों इवेंट, ठीक है। ओके, ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, ठीक है। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी। पोल्स वेर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज। Poles were then herded like cattle in other part called general government. Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers. तो पोलिश इंटेलिजेंसिया मतलब पोलैंड के जितने भी लोग गवर्नमेंट के थे या इंटेलिजेंसिया डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, उन सबको बहुत बड़े पैमाने पे मार दिया गया। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. तो इनको भाई साहब बच्चों को छीन लिया जाता था। एक्चुअली में फैमिली बोल के कुछ नहीं था। जब आपको मतलब एक फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जाता था तो बूढ़ों को एक तरफ, ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं मतलब बच्चों को एक तरफ, औरतों को एक तरफ, नोबडी न्यू वेयर, कौन कहाँ मर गया इसका भी कोई हिसाब नहीं था। नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। ये ऐसा सेग्रीगेशन मैसिव तरीके से चल रहा था, ठीक है। इफ दे पास द रेस टेस्ट, तो इनके ऊपर रेस टेस्ट होने लगा, ठीक है। दे वे रेस इन जर्मन फैमिलीज। पोलिश बच्चों को भाई साहब अगर दे बिलोंग टू द आर्यन रेस तो इनको भाई साहब जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था, मतलब इनके माँ बाप इनको नहीं पाल पाएंगे। दे वेर रेज्ड इन जर्मन फैमिलीज एंड इफ नॉट दे वेर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेजेस वेयर दे मोस्टली पेरिश्ड। ऐसे ऑर्फनेजेस का निर्माण किया गया कि जहाँ पे बच्चों को भेजा जाए तो वो मरे ही, जिंदा ना रहें, ठीक है। तो ऐसे ऑर्फनेजेस मतलब अनाथालय, ठीक है, तो ये चलने लगा, ठीक है।